हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चरक संहिता का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर पीजी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा, आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा लेखनी महाकसाय में नहीं होता है। तो लेखनी महाकसाय का उल्लेख आप देखेंगे चरक सूत्र स्थान में दिया गया है। चरक सूत्र स्थान का चौथा जो अध्याय है वहाँ पे महाकसायों के बारे में बताया गया है। तो जो महाकसाय लेखनी महाकसाय है उसमें आप देखेंगे हेमवती भी आता है, दारू हल्दी भी आता है और चित्रक भी आता है। जो असगंध होता है, असगंध यानी कि अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का उल्लेख जो है बृहणी महाकसाय में आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असगंध, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, लेखनी महाकसाय में कौन नहीं आता, तो असगंध नहीं होगा। इसका रेफरेंस अगर देखना है तो चरक सूत्र स्थान का चौथा अध्याय और उसका तीसरा श्लोक देखेंगे तो लेखनी महाकसाय के बारे में दिया गया, और जो असगंध है यह बृहणी महाकसाय में दिया गया है। तो इसका आप देखेंगे चरक सूत्र स्थान का चौथा अध्याय और उसका दूसरा श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, ज्वर में यवागु प्रयोग के लिए निम्न में से किस अवस्था में निषेध है। यानी कि जब ज्वर होता है तो उस समय यवागु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताना है कि किस प्रकार की अवस्था में यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा है शीत ऋतु में, तीसरा है अधोगति रक्तपित्त में और चौथा है विषम ज्वर में। तो देखिए इसका जो रेफरेंस है ये चरक चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय में 154वां श्लोक है। ठीक है, 154 श्लोक को आप देखेंगे तो वहाँ पे इसका डिटेल बताया गया और उसमें बताया गया कि सामान्यतः यवागु का प्रयोग सभी ज्वर में करना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति मदिरा पीता है, ज़्यादा प्रतिदिन मदिरा पीता है, तो उसके लिए बताया गया है ग्रीष्म ऋतु में जो ज्वर में पित्त और कफ की अधिकता होती है तो उसके वजह से अधोगति रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग हानिकारक होता है। ठीक है, अधोगति, तो इसमें अधोगति दिया हुआ, सॉरी अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति, तो ऊर्ध्वगति में निषेध होता है यवागु का प्रयोग, और ग्रीष्म ऋतु में यवागु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अधोगति वाला आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऊर्ध्वगति दिया होता तो ये भी सही होता और ग्रीष्म ऋतु सही होता, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इसका रेफरेंस आप जाके चरक चिकित्सा स्थान का 154वां श्लोक देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, किस रोग में भेक वर्णो लक्षण मिलता है। ठीक है, तो ये लक्षण आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से किस रोग में मिलता है। पहला है पांडु, दूसरा है रक्तपित्त, तीसरा है कामला और चौथा है कास। तो इसका रेफरेंस अगर देखेंगे भेक वर्णों का रेफरेंस जो है चरक चिकित्सा 16/35 में दिया गया है। ठीक है, और यह जो लक्षण है कामला रोग का लक्षण है। कामला रोग में बताया गया है जो कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति होता है उसका नेत्र हल्दी के समान पीला हो जाता है, साथ ही साथ उसमें भेक वर्ण का मतलब जो मेढक होता है उस मेढक के समान पीला हो जाता है। जो उसका शरीर होता है बरसाती मेढक, भेक वर्ण का मतलब होता है बरसाती मेढक के समान उसका शरीर जो होता है पीला हो जाता है। तो यह आपका लक्षण किसका है? कामला का है। चौथा प्रश्न है, दीवावली लक्षण निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिया है। पहला है कफज शोथ, दूसरा है विषम ज्वर, तीसरा है वातज शोथ और चौथा है प्रमेय। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वातज शोथ होगा। ठीक है, वातज यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसका रेफरेंस की अगर बात करें तो चरक चिकित्सा स्थान 12/12, ठीक है, चरक चिकित्सा का 12वां अध्याय और 12वां श्लोक में वातज शोथ के बारे में बताया गया है। और दीवावली का लक्षण क्या है इसमें बताया गया है, जो वातज शोथ होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ये शोथ होता है वहाँ की त्वचा पतली होती है और बहुत खुरदुरी होती है और वहाँ की त्वचा लाल या काले रंग की हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे तो उस स्थान को अगर दबाया जाए तो बहुत जल्दी दब जाता है और कुछ समय के बाद से जैसे ही हाथ को हटा लेंगे तो पुनः अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और रात्रि के समय जो होता है शोथ पे उपद्रव अधिक होते हैं और दिन में उपद्रव शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे यह आंसर हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा त्रिवर्ग में नहीं होता है। त्रिवर्ग में कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है धर्म, दूसरा है अर्थ,
तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इसका रेफरेंस देखेंगे चरक सूत्र 11/25 में दिया गया, सूत्र स्थान के 11वां चैप्टर और 25वां अध्याय है। वहाँ पे देखिए जो युक्ति की परिभाषा है, युक्ति की परिभाषा में बताया गया धर्म, अर्थ और काम इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है और इसे ही युक्ति कहते हैं। ठीक है, इन तीनों वर्गों की सिद्धि जहाँ होती है उसे युक्ति कहते हैं। तो त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम आता है, मोक्ष जो होता है इसमें नहीं आता है त्रिवर्ग में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, वंचड़ प्रदेश में ... स्वेदन करते हैं, यानी कि वंचड़ प्रदेश जो होता है वहाँ पे किस प्रकार का स्वेदन होता है। पहला ऑप्शन दिया है मृदु, दूसरा है मध्यम, तीसरा है तीक्ष्ण और चौथा है निर्दिष्ट नहीं है। तो देखिए जो स्वेदन होता है वह 3 जगहों पे निषेध बताया गया है। चरक सूत्र स्थान के 14/10वां श्लोक में, यानी कि 14वां अध्याय और 10वां श्लोक है, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो वृषण यानी अंडकोश, उसके बाद से हृदय और नेत्र, यहाँ पे स्वेदन नहीं कराना चाहिए, या फिर अगर स्वेदन कराते भी हैं तो मृदु स्वेदन कराना चाहिए। लेकिन जो वंचड़ प्रदेश होता है वहाँ पे मध्यम स्वेदन कराते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम स्वेदन, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वात कफ जन्य कुष्ठ नहीं है। तो आपको वात और कफ के वजह से जो कुष्ठ नहीं होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए किटिम जो होता है ये वात और कफ के वजह से होता है, विचर्चिका जो होता है केवल कफ के वजह से होता है, विपादिका वात कफ के वजह से होता है और सीधम जो होता है ये भी वात कफ के वजह से होता है। इसके रेफरेंस की अगर बात करें तो चरक का चिकित्सा अध्याय 7वां और इसका श्लोक नंबर 30, इस श्लोक पे जाके देखेंगे तो पूरा डिटेल में बताया गया और वहाँ पे वात और कफ के वजह से 5 बीमारियों के बारे में बताया गया और एक और कुष्ठ है सीधम जिसको अलग से बताया गया, यानी टोटल वात और कफ के वजह से 6 बीमारियां हैं। कौन कौन से हैं, चर्म कुष्ठ है, एक कुष्ठ है, कीटिम है, विपादिका है और अल्सक, और इसके अलावा सीधम, इसके बारे में बताया गया। तो इसमें से आपको बताना है वात कफ जन कुष्ठ कौन सा नहीं है। तो विचर्चिका जो होता है केवल कफ के वजह से होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विचर्चिका, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, चरक संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव नहीं है। पहला ऑप्शन है छर्दी यानी बमन, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है ज्वर और चौथा ऑप्शन है प्रलाप। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रलाप। इसका रेफरेंस की अगर बात करें तो चरक संहिता के सूत्र स्थान का 18वां अध्याय और 18वां श्लोक देखेंगे तो वहाँ पे शोथ के 7 उपद्रव बताए गए हैं। कौन कौन सा 7 होता है, तो पहला है वमन यानी छर्दी, दूसरा है श्वास, तीसरा है अरुचि, चौथा है तृष्णा यानी प्यास, 5वां है ज्वर, छठा है अतिसार और 7वां है दुर्बलता। ठीक है, दुर्बलता जो होती है वहाँ पे अब देखेंगे तो कुल मिला के ये 7 बताया गया शोथ के उपद्रव, इसको आप याद रखिएगा। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, प्रलाप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, राज्य क्षमा में से बचाव के लिए चरक अनुसार क्या प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन दिया है तरुण मध्य, दूसरा ऑप्शन है सुरा, तीसरा ऑप्शन है वारुणी मध्य, चौथा ऑप्शन है सिधु। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वारुणी मध्य। ठीक है, अब इसमें देखेंगे रेफरेंस की बात करें तो चरक चिकित्सा स्थान का 8वां अध्याय और 164वां श्लोक है, वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है वारुणी मद का सेवन से राज्य क्षमा में बचाव होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, माहिष क्षीर का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। माहिष क्षीर का मतलब हो गया भैंस का दूध। ठीक है, तो भैंस के दूध का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पांडु, दूसरा है कास, तीसरा है हलीमक और चौथा है प्रमेय। ठीक है, तो देखिए महिषी क्षीर का प्रयोग जो किया जाता है पांडु रोग में किया जाता है, और पांडु रोग में कैसे करते हैं तो इसके लिए बताया गया है, चरक संहिता में बताया गया है कि जो भैंस का दूध होता है तो भैंस के दूध में भैंस का ही मूत्र मिला करके 15 दिन तक नित्य सेवन करेंगे। 15 दिन तक लगातार सेवन करते हैं तो पांडु रोग ठीक हो जाता है। या फिर इसके लिए कुछ और चीज़ बताया गया, जो गौमूत्र होता है, गौमूत्र को
त्रिफला क्वाथ में मिला करके 7 दिन तक सेवन करते हैं तो भी पांडु रोग ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? पांडु। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और आप पीजी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ PG.BMS का एप्लीकेशन जारी हो चुका है, उसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए। वहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं और जहाँ पे से आप प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।